नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे नेपाल की, क्योंकि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कम से कम 21 लोगों की मौत के बाद नेपाल सरकार को झुकना पड़ा है। नेपाल की ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा दिया है और इसी बीच फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट सोमवार रात से फिर से चालू हो गई है। नेपाल के पीएम ओली ने प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की है, लेकिन प्रदर्शन थमने के बजाय और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कई मंत्रियों के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। गृह मंत्री रमेश लेखक के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है। कीर्तिपुर नगर पालिका भवन में भी आगजनी की गई है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के नेता शेर बहादुर देव के घर पर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है घर को। ओली की पार्टी के नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ के घर पर पथराव हुआ है। ललितपुर में सीपीएन माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड के निवास पर भी हमला और आगजनी की गई है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने अब तख्ता पलट की आशंका को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पड़ोसी देश में जेनजी प्रोटेस्ट ने ओली सरकार के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है। प्रदर्शनकारी अब पीएम ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं और फिर से राजशाही लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नेपाली आर्मी चीफ ने भी ओली से इस्तीफा देने को कहा है। साफ है, ओली सरकार का भविष्य खतरे में है। मंत्रियों और सहयोगी पार्टी के सांसदों के इस्तीफे का दौर जारी है। नेपाल के हालात अब बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, जहां देशव्यापी प्रदर्शन के बाद तख्ता पलट हो गया था और राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि नेपाल की सियासत में आगे क्या होने वाला है। क्या नेपाल में फिर से लौटेगा राजशाही या सैन्य शासन आने वाला है? ये बड़ा सवाल है। आज इस सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे जानकारों से, जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, नेपाल में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में अशोक अधिकारी जर्नलिस्ट नेपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। करोड़ी जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि नेपाल का अब क्या भविष्य है? जिस तरीके से हम लोग प्रदर्शन देख रहे हैं, सरकार का फैसला जो है वो सामने आया है, सरकार झुकी है और अपना फैसला प्रतिबंध वापस लिया है, बावजूद इसके प्रदर्शन नहीं रुक रहा है। ऐसे में आने वाले भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं इससे? देखिए, ऐसा है कि हजारों सालों का इतिहास हमें एक चीज बताता है कि जो भी शासक होता है जी, वो सेल्फ राइटियसनेस के लिए कन्विंस्ड होता है जब तक वो हट नहीं जाए। तो नेपाल में सरकार ये मान के चलती है कि जो कुछ वो कर रही थी सही कर रही थी, और अच्छा सबल नेता वो होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, हफ्ते भर बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, उसको एंटीसिपेट कर ले। तो नेपाल का जो नेतृत्व है, सरकार है, वो एंटीसिपेट नहीं कर पाई कि जो जैन जी है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी एस्पिरेशन क्या है, उनकी ग्रीवेंसेज क्या है, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। और नेपाल की जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसमें शासक दल और विरोधी दल दोनों ही इन ग्रीवेंसेज को, जो जैन जी की ग्रीवेंसेज थे, उनको एड्रेस नहीं कर पाए। रादर क्या हुआ कि सामान्यतः एक चीज होती है कि नेपोटिज्म देखिए होता है। ये जैन जी के बच्चे हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं हर सरकार कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन उनको कब होता है कि सरकार में भ्रष्टाचार होता है, नेपोटिज्म नहीं। उन्होंने नाम तो नेपोटिज्म का लिया है, लेकिन उससे आगे एक चीज और होती है, उसको पैट्रिमोनियलिज्म कहते हैं। जब सरकार और विरोधी दल या शासक दल ये कहें कि हमारा बंदा है वो कर रहा है वो सही है, बाकी दूसरे कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो जो सामान्य जन है वो आइसोलेट हो जाता है, उसमें एलिनेशन का भाव आता है। और केवल एलिनेशन का नहीं, उसमें ऐसा भाव आता है कि वो बिल्कुल डिप्राइव किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है किसी चीज के लिए। और ये उसी का अक्यूमुलेटिव जो डिस्कंटेंट थी उसका एक्सप्रेशन है। अब उसको जो पीछे से राजनीतिक दल है
को जो विरोधी दल है वो एनकेज करना चाहते हैं, क्योंकि वो इसमें डायरेक्ट नहीं है। इसी तरह से जो राजशाही के समर्थक हैं वो भी एनकेज करना चाहते हैं। ये वैसी स्थिति है जैसे बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आगे करके विरोधी दलों ने आंदोलन चलाया। अब आपने पूछा भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि भविष्य ये हो सकता है कि इन बच्चों की जो डिमांड है जैन जी की, उसको कोई भी राजनीतिक दल फुलफिल नहीं कर सकता। इनको राजनीतिक दल पे विश्वास नहीं है। तो अभी कुछ दिन मूवमेंट चलेगा और फिर वो निराश होके एक अलग राजनीतिक दल बनाएंगे। जैसे बांग्लादेश में नेशनल सिटीजन पार्टी बनी, लेकिन वो चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। भारत में भी देखिए एक आंदोलन से निकल के आई थी आप नाम की पार्टी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। उसके डिफरेंट कारण थे। श्रीलंका में इसलिए नहीं हुआ कि वहां जो आंदोलन चल रहा था उसको शासक दल के जो मोरल्स थे, जो समर्थक थे, उन्होंने पुलिस का काम अपने हाथ में लेके उन पे अटैक कर दिया। तो श्रीलंका में पूरा भड़क गया था। तो श्रीलंका की स्थिति अलग है, लेकिन एक नए दल उत्पन्न हो सकता है और फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे समाधान नहीं होगा जो स्थिति है। और उसका समाधान नहीं होगा तो जो दूसरे देश हैं, जो अमेरिका का इंटरेस्ट है, चाइना का इंटरेस्ट है और भारत का भी एक जेन्युइन कंसर्न है, सरोकार है, ये सब वहां पे इन्वॉल्व हो जाएंगे अगर ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। तो अब भारत के चारों तरफ देशों में ये हो रहा है, तो भारत के लिए क्या लेसन हो सकते हैं। जी, एक सवाल ये भी है कि आखिर ओली सरकार का अब क्या भविष्य है, क्योंकि वहाँ के जो सैन्य अधिकारी वो भी अब उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या इस्तीफे से थोड़ा सा ये गुस्सा जो है, आक्रोश प्रदर्शन शांत हो सकता है, ऐसी उम्मीद है? मुझे नहीं लगता कि तत्काल कोई इसका समाधान होगा। अगर ओली रिजाइन भी कर देते हैं तो एक अनार्किक सिचुएशन हो सकती है। कहीं न कहीं सिस्टम को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इससे एकदम समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस फिर से शुरू करने के लिए नए चुनाव करने की घोषणा कर सकते हैं। इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से ये रिजाइन कर देंगे, उसकी वजह से शांत हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। और सैन्य शासन के क्या चांसेस? देखिए, सैन्य शासन की मुझे बहुत कम संभावनाएं लगते हैं, क्योंकि नेपाल की सेना है वो इस तरह की राजनीतिकृत नहीं है। और फिर नेपाल का समाज भी, तराई का समाज है वो अलग है, काठमांडू वैली का समाज अलग है, फिर हिली एरिया का समाज अलग है। तो इतने डिवीजन हैं कि अगर सैन्य शासन होगा तो नेपाल के हालात और बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। जैसे म्यांमार में सुधर नहीं पाए हैं अभी तक, तो मिलिट्री शासन इसका समाधान नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं कि नेपाल उस दिशा में जाएगा सैन्य शासन की तरफ। अगर गया भी तो समाधान नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नेपाल उस दिशा में जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि लगातार वहां पर सुगबुगाहट, तख्ता पलट को लेकर हो रही है, ऐसे में वहां पर जो राजनीतिक हैं, यानी कि विपक्ष की अगर वहां की बात करें तो वो किस तरीके से, क्या वो हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक नया दल बनाया जा सकता है, तो क्या समर्थन उनका मिल सकता है? नहीं, देखिए, स्टूडेंट्स राजनीतिक दलों पे तो विश्वास उठ गया है और इसीलिए जो जैन जी के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ नए एनजीओ खोल रखे थे मानव सेवा के लिए। और उन्होंने देखा कि हमारे नेता हैं वो तो समाज को लूट रहे हैं और हम एक सहानुभूति के साथ, आत्मीयता के साथ मानवीय सेवा कर रहे हैं हमारे समाज में। तो उनके प्रति पूरे निराश होके इस हालात में गए, पूरे विषाद में जाके जैन जी ने ये किया। अदरवाइज जैन जी है वो अपने पीसफुल, अपनी टेक्नोक्रेटिक तरीके से जीवन जीने वाले हैं। वो इतने आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है कि वो इस वायलेंस तक जाते, क्योंकि आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड होता है ना, वो वायलेंस कर सकता है। लेकिन ये जो जैन जी वाले हैं ये आइडियोलॉजिकली बहुत ही डिफ्यूज्ड हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का होगा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के चंगुल में आएंगे, या यूं कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के फोल्ड में एब्जॉर्ब हो जाए, कर लेंगे अपने आप को। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति बनेगी। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया खोल के देखा जाए और प्रतिक्रियाओं की अगर मैं बात करूं तो कई लोगों का ये कहना था कि ये फैसला नेपाल सरकार सही तरीके से ले रही है, मतलब सही लिया गया है, भ्रष्टाचार इससे बचेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार का फैसला सही था, या अब उसको जब वापस लिया गया है तो वो अंडर प्रेशर लिया गया है? ये तो हम लोग सब देख ही रहे हैं।
देखिए, बैन लगाना है वो एक अलग चीज था। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे उन पे बैन लगाने में फिर जो मल्टीनेशनल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और विशेष रूप से अमेरिकन कंपनी है जो गूगल है या फेसबुक है या इस तरह के लिंक्डइन है। तो ये और उनका जो प्रभाव है वो किसी राज्य के क्षेत्र, किसी देश के क्षेत्र तक नहीं, वो सुपर कंट्री के रूप में काम करते हैं। अभी आप देखें कि ट्रंप ने 4 तारीख को सीईओज की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में जिस तरीके से उनसे बातचीत की, और फिर यूरोपियन यूनियन को ट्रंप ने धमकाया कि आपने गूगल पे और एप्पल पे जो पेनल्टी लगाई है बिलियंस ऑफ यूरो का, वो अगर आपने लगाई है तो पार्ट है वो अप्लाई करूंगा। इट मींस मैं एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जो जानकारी फिलहाल अभी हमको मिल रही है, हमारे साथ जर्नलिस्ट भी जुड़ गए हैं, अशोक अधिकारी। अशोक, आपके पास आ रही हूँ, इस संबंध में क्या अपडेट मिल रही है? अभी जब नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा और प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ मुलाकात हुआ, वो बढ़ते जनसागर को देखते और बढ़ते प्रदर्शन को देखते उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। लेकिन अभी तक उन्होंने वो सौंपने का अभी सूचना मेरे पास नहीं आया है। लेकिन उन्होंने अभी इस्तीफा देने का ऐलान किया, वो गठबंधन दल के बैठक के साथ, नेताओं के साथ। और अशोक, मैं देख पा रही हूँ तस्वीरें, आपके आसपास भी क्या प्रदर्शन हो रहा है? क्योंकि आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। कहाँ है इस वक्त आप? मैं अभी ये पशुपति और ये गौशाला और मित्र पार्क के आसपास हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और यहाँ पे अभी वो आगजनी वगैरह भी हो गया था, और प्रदर्शनकारी अभी वड़ा कार्यालय के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वड़ा कार्यालय है काठमाडौँ महानगर पालिका का, वो वहाँ पे जाके वो आगजनी करने की तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल के साथ सभी नेताओं का घर जला चुके हैं वो प्रदर्शनकारी ने। अभी भी आप देख सकते हैं कि जैसे युवा में एक गुस्सा है, वो गुस्सा वो सारा ये करप्शन के खिलाफ जो गुस्सा उठ रहा है कि ये आगे जाकर नेपाल को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए और नेपाल को सुधारने के लिए और ये प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ये दबाव डाला जा रहा है, और आंदोलन एक उत्कर्ष में पहुंच रहा है। बिल्कुल। और देखिए, तस्वीरें वाकई चिंताजनक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर एक बार फिर से लोग जो है इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं जहां आप मौजूद हैं। ठीक है अशोक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, चर्चा में आपको लेती रहूंगी मैं। करोड़ी सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, और क्योंकि स्थिति ये अब सामने आ रही है कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, और ऐसे में अब ओली जी ने कहीं ना कहीं इस्तीफे का भी ऐलान भी कर दिया है, तो ये दिखा रहा है कि वहां पर जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। देखिए, अब विकल्प क्या हो सकते हैं? एक अनार्किक सिचुएशन बनती जा रही है, लेकिन ये इस्तीफा देना कोई समाधान तो नहीं हुआ नहीं। तो अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो जो ऑलरेडी पार्लियामेंट है, जो मेंबर्स इलेक्टेड है, वो फिर से एडजस्टमेंट करके अलायंस करके सरकार बनाए, उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। दूसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट ये कहे भाई आप केयर टेकर गवर्नमेंट रखेंगे, आप फ्रेश चुनाव करवाएं, अर्लीस्ट अनाउंस कर दे। और तीसरा अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। केयर टेकर गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट में काफी डिफरेंस है। नेशनल गवर्नमेंट वो होती है कि जिसमें सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लिया जाए और एक राष्ट्रीय सरकार बना के उसके नेतृत्व में चुनाव करवा के एक नई सरकार का गठन किया जाए। ये विकल्प हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं, हिंसा के हालात बन रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं, उस स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं लीडर्स पे अटैक होके हिंसा और न भड़क जाए, किसी का
जिसको हम पॉलिटिकल असैसिनेशन कहते हैं, कि इस तरह का राजनीतिक हत्याएं शुरू न हो जाएं, वो हालात होने पे हालात बहुत खराब हो सकते हैं नेपाल में। और ये कोई नई बात नहीं। देखिए, हम इतिहास में देखें तो 1960 के दशक के लास्ट डेज में दुनिया में कई देशों में स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने सरकारें बदली हैं, लेकिन उस समय क्या हालात और आज का हालात अलग है। उस समय वो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट था, आज का मूवमेंट है वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, किसी विचारधारा से नहीं है। इस आज का आंदोलन है वो अलग तरीके का है, लेकिन टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड है, अवेयरनेस का लेवल बहुत हाई है, प्रेगमेटिक भी है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है या स्टेट है, वो भी टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड है। और अगर स्टेट ज्यादा ऑपरेसिव मेजर अप्लाई करेगा तो ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा हिंसा होगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कोई विवेक सम्मत निर्णय लेंगे, नेशनल गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट बना के फ्रेश इलेक्शन की दिशा में जाएंगे। एक वही वायबल विकल्प इस समय हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी स्थिति में कार्यवाहक किसे चुना जाए ये भी सोचने का विषय है, जिससे थोड़ा सा ये जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जेनजी प्रदर्शन जो हो रहा है, उस पर थोड़ा सा शांति विराम कुछ लग सके। उसका चुनाव भी काफी ज्यादा मुझे लगता है चुनौतीपूर्ण होगा। निश्चित रूप से। एक तो देखिए, जो मुश्किल लगता है मुझे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को ही केयर टेकर बनाते हैं, केयर टेकर रह के चुनाव करवाओ वो। लेकिन इसके प्रेजेंट गवर्नमेंट के नेतृत्व में चुनाव की प्रक्रिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आंदोलनकर्ता, जिस लेवल का आंदोलन चला गया है। तो नेशनल गवर्नमेंट में कंसेंसस बनाने की कोशिश करें, और जो स्टूडेंट लीडर हैं जेएनजी के, उनको भी साथ लिया जाए और कंसेंसस बनाया जाए। जो नॉन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीडर हो या कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट जो काफी नेपाल की राजनीति की समझ रखता हो, उसको लाके उसके नेतृत्व में चुनाव करवाए जाएं। और जो दूसरे पार्टियों के लीडर्स हैं उनको अलग अलग पोर्टफोलियो देके एक तरह की, जो मैंने नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट बताया था, वो रास्ता हो सकता है। मुझे लगता है वो नेशनल गवर्नमेंट वाला रास्ता है, ऐसी स्थिति में ज्यादा वायबल हो सकता है, क्योंकि आंदोलन मुझे लगता है ज्यादा हिंसक हो गया है। तो इतना हिंसक होने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत ही डीप रूटेड ग्रीवेंसेस थी लंबे समय तक। उन जो जैन जी है उसमें एक डिप्राइवेशन का भाव आ रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, वंचित का भाव बहुत गहरा हो गया था। और सरकार उसको न तो समझ पाई और न उसके कोई करेक्टिव मेजर ले पाई टाइमली। अब देखिए, भारत के तो चारों तरफ ऐसे हालात हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो लिए, श्रीलंका में हो लिए, म्यांमार में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में लगे हुए वैसे होने जा रहे हैं। तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा अलर्ट है कि भारत को बहुत सतर्क रहना है कि ऐसे हालात में भारत में कहीं कोई प्रॉब्लम न हो। लेकिन भारत के पास कुछ सेफ्टी नेट भी है, और भारत उस दिशा में मुझे लगता नहीं कि किसी तरह से डीरेल होगा या इस तरह बिल्कुल, का और इसीलिए आ पाएगा। बिल्कुल, एमईए के लिए, एमईए की तरफ से देखिए भारतीयों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सतर्क रहें, तो लगातार नजर बनी हुई है भारत की भी। आपके पास आ रही हो अशोक अधिकारी जी, क्योंकि देखिए लगातार आप वहां पर देख रहे हैं कि प्रदर्शन वहां पर चल रहा है और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐलान हुआ है, क्या आधिकारिक जानकारी मिली है और इस वक्त आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? अशोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद अशोक तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और जो युवा हैं वो और बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से करोड़ी सिंह जी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कहीं ऐसा कोई निशाना ना बन जाए, लेकिन खबर जो मिल रही है वो यही मिल रही है कि वित्त मंत्री को वहां पर भीड़ ने कहीं ना कहीं घेरा है, और प्रदर्शन क्योंकि लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो चिंताजनक स्थिति लगातार वहां पर बनी हुई है। भारत अलर्ट कर रहा है, एमईए की तरफ से लगातार अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि सीमाएं जुड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें अशोक जी का तो शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा होगा, जैसे हालात है वहाँ। तो ऐसे में आपने बताया कि वित्त मंत्री को घेर लिया है, ऐसा समस्या इस आंदोलन में भी बड़ा अनार्किक है। इसमें ऐसी लीडरशिप नहीं है कि जो एक साथ लीड कर सके, इसको डिसिप्लिन में रख सके। तो अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो अनार्किक स्थिति हो सकती है। और इसीलिए भारत ने अपने जितने 5 स्टेट है सबके
बॉर्डर पे अलर्ट इश्यू कर दिया, जो आते हैं उनको अच्छी तरह चेक करते हैं, और भारत ने अपने सिटीजन्स को भी वहाँ नेपाल में अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। लेकिन भारत ऐसी स्थिति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेगा। भारत केवल एक अपना सद्भावना संदेश दे सकता है, क्योंकि भारत बड़ा देश है, नेपाल छोटा देश है, और बड़े और छोटे देशों के रिश्ते होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर थोड़ा सा इंटरफेरेंस करेंगे किसी भी पक्ष में, तो भारत पे निश्चित रूप से आरोप लगेंगे कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है, भारत के हस्तक्षेप से हुआ है, इस ग्रुप का समर्थन किया, भारत ने उसका किया है। तो भारत उस रूप में हस्तक्षेप भारत नहीं करना चाहेगा। और अगर भारत बिल्कुल कुछ भी रुचि नहीं लेता है, तो ये कहेंगे कि हमारे पड़ोस में ये हालत हुआ और भारत ने कुछ नहीं किया। एक छोटे पड़ोसी देश इस तरह आग में, हिंसा की आग में झुलस रहा था, भारत ने कुछ नहीं किया। तो भारत दो तरह के एक संकट में फंसा हुआ है कि भारत क्या करे। कुछ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है तो भी दिक्कत है, और नहीं बढ़ाता है तो भी भारत पे आरोप लगेंगे। तो भारत के सामने एक धर्म संकट की स्थिति है, और नेपाल के साथ जिस तरह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हमारे घनिष्ठ संबंध है, उसमें भारत की रुचि होना भी और नेपाल वालों का एक्सपेक्ट करना भी एक स्वाभाविक चीज है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों तो हिंसा चलेगी, एक दो दिन इमीडिएटली कंट्रोल तो नहीं होगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कोई नेशनल गवर्नमेंट या केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद में और फ्रेश चुनाव का रास्ता अख्तियार करेगा ये देश। बिल्कुल। और अब देखिए किस तरीके से स्थिति सामान्य होने की ओर आगे बढ़ती है, और इस दौरान क्या कुछ होता है, इस पर लगातार नजर हमारी भी बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।